आर्यन अपने दिल्ली के हल्के अंधेरे कमरे में बैठा था। कमरे में बस एक ही रोशनी थी, उसके कंप्यूटर स्क्रीन की। स्क्रीन पर उसका यूट्यूब चैनल डेली पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स खुला हुआ था। नंबर अच्छे नहीं थे, व्यूज लगातार गिर रहे थे, लाइक्स भी गिने चुने थे। पिछले हफ्ते डाला गया नया वीडियो मुश्किल से 1000 व्यूज तक पहुंचा था। उसने थके हुए अंदाज में अपने बिखरे बालों में हाथ फेरा। अब साल 2025 था और ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया एक जंग का मैदान बन चुकी थी। टिके रहना है तो कुछ धमाकेदार, कुछ असली चाहिए, ऐसा जो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दे, डर और उत्साह से भर दे। उसके हालिया वीडियो जिनमें दिल्ली के तथाकथित भूतिया जगहें थीं, अब पुराने और बेरंग लगने लगे थे। उसे कुछ और चाहिए था। वो अपने चैनल के शुरुआती दिनों को याद करता है। तब हर चीज में ताजगी थी। किसी भी पुराने मकान की हर चरमराहट में भूत का शक होता था। हर परछाई में आत्मा दिखती थी। उसकी टीम भी छोटी थी, अक्सर बस वो और उसका कैमरा। वो छोड़े हुए किले और भूले बिसरे कब्रिस्तान एक्सप्लोर करता था। उसका जुनून सच्चा था और लोग इसे महसूस कर सकते थे। सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़े थे, लेकिन अब वो जादू गायब हो गया था। वायरल कंटेंट बनाने का दबाव बहुत ज्यादा था। उसे महसूस होता था जैसे वो कोई ऐसा कलाकार है जो अपनी लाइनें ही भूल गया है। रोमांच खत्म हो गया था। उसकी जगह अब एनालिटिक्स और एल्गोरिदम्स की चिंता ने ले ली थी। उसे अब एक असली कहानी चाहिए थी, बस एक और डरावना मकान नहीं। उसका अपार्टमेंट छोटा था, कैमरों, ट्राइपॉड्स और ईएमएफ मीटर से भरा हुआ। ये उसके पेशे के औजार थे, उसकी आम जिंदगी के खिलाफ हथियार। लेकिन अब ये खिलौनों जैसे लगने लगे थे। पुराने धूल भरे कमरे में ईएमएफ मीटर की बीपिंग अब किसी दूसरी दुनिया से कनेक्शन जैसा नहीं लगता था, बस एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवाज लगती थी। वो अपने नए वीडियो के कमेंट्स स्क्रॉल करता है। बोरिंग, एक ने लिखा। फेक, दूसरे ने। हर शब्द उसकी आत्मविश्वास में एक छोटी सी चुभन थी। उसे पता था कि चैनल बचाने के लिए और खुद अपने जुनून को फिर से पाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। बाहर की दिल्ली ट्रैफिक और जिंदगी से भरी थी, लेकिन उसके कमरे में एक भारी सन्नाटा था। यह रचनात्मक निराशा का सन्नाटा था। आर्यन कुर्सी पर पीछे झुकता है, पुरानी लेदर की आवाज आती है। उसने इस चैनल में अपना दिल और आत्मा डाल दी थी। ये सिर्फ काम नहीं था, उसकी पहचान थी। उसके फेल होने का ख्याल उसके लिए किसी भूत की तरह था जो उसके अपने घर में उसे डराता है। उसे एक असली एडवेंचर चाहिए था, एक असली रहस्य। उसे अभी पता नहीं था, लेकिन इंटरनेट जो उसकी मायूसी का कारण था, उसे जल्द ही एक ऐसा इशारा देने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हाँ, तो एक अजीब से हताशा और आदत के मेल से आर्यन खुद को रेडिट ब्राउज करते हुए पाता है। वो मीम्स और खबरों को स्क्रॉल करता है। उसकी नजरें कुछ अलग, कुछ असामान्य खोज रही थीं। वो उन सबरेडिट्स में भटक जाता है जो पैरानॉर्मल कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के लिए बने हैं। ये उसकी डिजिटल शिकारगाहें थीं। उसे किसी लीड की तलाश थी, कुछ ऐसा जो वाकई डरा दे, एकदम असली हो। अधिकतर पोस्ट आसानी से खारिज किए जा सकने वाले किस्से थे या इंटरनेट पॉइंट्स के लिए लिखी गई काल्पनिक कहानियां। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब रहस्यमय टाइटल पर पड़ी, द हाउस दैट वॉचेज इन डेविल्स हॉलो। इस पर बहुत कम अपवोट्स और बस 2-4 कमेंट्स थे, जिससे ये और असली लग रहा था। पोस्ट छोटा और जल्दबाजी में लिखा हुआ था। इसमें हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक जगह का जिक्र था जिसे लोकल लोग डेविल्स हॉलो कहते हैं। यूजर, जिसका अकाउंट पोस्ट के बाद डिलीट हो गया था, एक पुराने औपनिवेशिक हवेली ब्लैकथॉर्न मैनर की बात करता है। पोस्ट में लिखा था कि हवेली सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, वो भूखी है। वो लोगों को अंदर बुलाती है और फिर जाने नहीं देती। भूतों या आत्माओं का कोई जिक्र नहीं था, बस एक सिहरन पैदा करने वाली लाइन, द मिरर शो यू हु यू आर्ट एंड द वॉल्स विस्पर योर डीपेस्ट फियर्स। और आखिर में एक सख्त चेतावनी, डोंट गो लुकिंग फॉर इट, द वैली डजंट हैव अ नेम ऑन एनी मैप। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। ये कुछ अलग था। ये कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं था जहां घड़ी घड़ी नकली भूत की कहानियां बनाई जाती हैं। इसमें कुछ कच्चा, अनदेखा था। डिटेल्स की कमी ही इसे इतना आकर्षक बना रही थी। डेविल्स हॉलो, ब्लैकथॉर्न मैनर। नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया, एक डिजिटल सबूत, एक संभावित लेजेंड का। शायद यही वो कहानी थी जो न सिर्फ उसके चैनल को बचा सकती थी, बल्कि उसके अपने अंदर की प्यास को भी बुझा सकती थी। उसने तुरंत रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन जैसा पोस्ट में चेतावनी दी गई थी, उसे कुछ नहीं मिला। न डेविल्स हॉलो, न ब्लैकथॉर्न मैनर। जानकारी का न मिलना ही आर्यन के लिए काफी था। उसकी दुनिया में अगर किसी जगह का डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, तो या तो वो जगह सच में छुपी हुई है या फिर है ही नहीं। उसने पहले वाले पर यकीन किया। एक ऐसी जगह का ख्याल
जो मॉडर्न वर्ल्ड से अछूती हो, अपने गहरे राज छुपाए हो, ये उसके लिए नशे जैसा था। उसे फिर वही पुराना रोमांच महसूस हुआ, जैसे ठंडी राख में फिर से आग लग गई हो। अब उसे पता था कि ये अकेले का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत रिस्की है। उसे अपने दोस्तों की जरूरत थी। उसने फोन उठाया। उसकी उंगलियां दो नामों पर रुक गईं, मीरा और कबीर। ये कहानी एक थ्रिल सीकर और एक स्केप्टिक दोनों मांगती थी। अगर दिल की धड़कन तेज ना हो तो देखने लायक क्या है यार। सबसे पहले आर्यन ने मीरा को कॉल किया। मीरा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जो सिर्फ सुंदर बीच या लग्जरी रिसॉर्ट्स दिखाए। मीरा तूफानों के पीछे भागती थी, खतरनाक पहाड़ चढ़ती थी, भूले बिसरे खंडहर एक्सप्लोर करती थी। उसका यही मोटिव था, अगर दिल की धड़कन तेज ना हो तो देखने लायक क्या है। तीसरी घंटी पर उसने फोन उठाया। उसकी आवाज में हल्की सी हाँफ थी, शायद वो सचमुच कहीं चट्टान पर लटकी हुई थी। जब आर्यन ने उसे रेडिट पोस्ट और ब्लैकथॉर्न मैनर के बारे में बताया तो उसे फोन के उस पार मीरा की मुस्कान तक महसूस हुई। उसके लिए खतरा चेतावनी नहीं था, दावत था। वो बिना सोचे समझे तैयार हो गई। दिमाग में पहले से कैमरा एंगल्स और थ्रिलिंग शॉट्स घूम रहे थे। दूसरी कॉल कबीर को की गई। कबीर मीरा के एकदम उलट था। वो एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल इंजीनियर था, जिसे साइंस, डेटा और तर्क में भरोसा था। उसके लिए दुनिया एक जटिल मशीन थी, जहां हर रहस्य का कोई न कोई तार्किक हल जरूर होता है। भूत प्रेत, आत्माएं, श्राप, ये सब उसके लिए या तो लाइट की ट्रिक थी, या हवा की आवाज, या फिर किसी की कल्पना। वो आर्यन का सबसे पुराना दोस्त था और उसका पक्का स्केप्टिक। वो पहले भी कुछ लोकल इन्वेस्टिगेशन में आर्यन के साथ गया था। ज्यादातर उसकी थ्योरीज को हवा, पाइप्स या पुरानी इमारतों की वजह से डिबंक करने के लिए। वो वही एंकर था जो आर्यन की नाव को कल्पना के समंदर में बहने से रोकता था। आर्यन, ये एक डिलीटेड अकाउंट की रेडिट पोस्ट है, शायद किसी बच्चे की बनाई हुई कहानी हो। एक घर जो भूखा है, शीशे जो तुम्हें वो दिखाते हैं जो तुम नहीं हो। ये तो कोई खराब सी फिक्शन लगती है। लेकिन उसने धैर्य से आर्यन और मीरा की पूरी बात सुनी। उसे अलौकिक चीजों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों पर जरूर था। उसने आर्यन की आवाज में मायूसी और मीरा की आवाज में बेपरवाह रोमांच को महसूस किया। उसने जाने का फैसला किया, भूत पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये पक्का करने के लिए कि उसके दोस्त हिमाचल के बीचों बीच किसी असली गैर भूतिया मुसीबत में न फंस जाए। वो उनका वॉइस ऑन ऑफ रीजन बनने वाला था। और इस तरह बन गई ये अनोखी तिकड़ी, आर्यन जो एक कहानी के पीछे अपने जुनून को बचाने भाग रहा था, मीरा जो अल्टीमेट थ्रिल की तलाश में थी, और कबीर जो तर्क और फर्स्ट एड किट के साथ तैयार था। आस्था, रोमांच और विज्ञान का अजीब सा मेल। उन्होंने अपने बैग्स में कैमरे, ईएमएफ मीटर, थर्मामीटर और क्लाइंबिंग गियर पैक कर लिए। आर्यन को पैरानॉर्मल का सबूत चाहिए था, मीरा को एडवेंचर, कबीर को तर्क। किसी को भी नहीं पता था कि ब्लैकथॉर्न मैनर हर किसी को वही देने वाली थी जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन बहुत भारी कीमत पर। दिल्ली की भीड़ भाड़ से हिमाचल के शांत पहाड़ों तक का सफर लंबा था। कई घंटे ड्राइव करने के बाद चौड़ी हाईवे धीरे धीरे संकरी, घुमावदार सड़कों में बदल गई। हवा ठंडी हो गई थी, उसमें चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू थी। एक एक करके वो हर कस्बा पीछे छोड़ते गए। आखिरी हिस्सा एक हाथ से बनी मैप पर था, जो आर्यन ने रेडिट पोस्ट के इशारों से तैयार किया था। ये उन्हें एक छोटे, अलग थलग गांव में ले गया, जो किसी भी जीपीएस पर नहीं था। गांव एक घाटी में बसा था। चारों तरफ घने, गहरे हरे पहाड़ थे, जो सूरज की रोशनी को भी रोकते लगते थे। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुए, मिट्टी की सड़क पर खड़े चंद लोग रुक गए और घूरने लगे। उनके चेहरों पर स्वागत नहीं, बल्कि शक और डर था। घर पुराने थे, पत्थर और लकड़ी के बने, स्लेट की छतों वाले। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में फैला था, जिसे बस पाइन के पेड़ों में बहती हवा तोड़ती थी। कई घंटे पहले ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। अब वो सच में बाहरी दुनिया से कट चुके थे। यही था डेविल्स हॉलो, एक ऐसी जगह जिसे वक्त ने जैसे भुला दिया हो। नाम भी सही लगता था। ये घाटी सच में कोई गहरा राज छुपाए थी। वो जगह जीने वालों के लिए नहीं है। ऊपर पहाड़ी पर जो पुराना घर है, वो चीजें लेता है। लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन हमेशा वापस नहीं आते। रास्ता श्रापित है, तुम्हें लौट जाना चाहिए। मीरा उस डरावनी चेतावनी से रोमांचित हो गई। उसका कैमरा पहले से रिकॉर्ड कर रहा था। कबीर ने तर्क से समझाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा बस एक साया की बात करता रहा, जो हवेली में रहता है, एक साया जो यादों पर पलता है। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वो फिर से अपनी जीप में बैठ गए। बूढ़े ने जिस रास्ते की ओर इशारा किया था, वो मुश्किल से एक पगडंडी थी, झाड़ियों और टेढ़े मेढ़े पेड़ों से घिरी। जीप उबड़ खाबड़ जमीन पर लड़खड़ाती रही।
जैसे जैसे वो ऊपर चढ़े, पहाड़ियों से घना कोहरा नीचे उतरने लगा, सब कुछ निगलता हुआ। माहौल भारी और डरावना हो गया था। मीरा की आम तौर पर हंसमुख मुद्रा भी अब गंभीरता में बदल गई थी। कबीर बार बार अपना कंपास चेक कर रहा था, ऊंचाई और मौसम की बातें बड़बड़ा रहा था। लेकिन आर्यन को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बुला रही हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार अपने असली घर की ओर लौट रहा है, एक ऐसे घर की ओर जहां वो कभी गया ही नहीं था। एक और घंटे की मुश्किल ड्राइविंग के बाद आखिरकार वो दिखा। घने कोहरे के बीच से एक काली आकृति उभरी जो ग्रे आसमान के खिलाफ खड़ी थी। ब्लैकथॉर्न हवेली एक सुनसान पहाड़ी पर थी, पूरी घाटी पर नजर रखते हुए। ये एक बड़ा 2 मंजिला कॉलोनियल घर था, जिसकी छत काली और ढलान वाली थी और लंबे खाली खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह लग रही थीं। हवेली की दीवारों पर बेलें इस तरह छड़ी थीं जैसे कंकाल की उंगलियां हों। एक मरोड़ा हुआ सूखा पेड़ उसके दरवाजे के पास पहरेदार की तरह खड़ा था, जिसकी नंगी शाखें हवेली की ओर इशारा कर रही थीं, जैसे कोई चेतावनी हो। यार ये जगह तो सच में डरावनी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम सोच रहे थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक। इस जगह से गहरा दुहक और बुराई का एहसास हो रहा था। आर्यन ने जैसा कल्पना किया था, ये बिल्कुल वैसी ही थी, बल्कि 100 गुना ज्यादा डरावनी। उन्होंने जीप पार्क की और हवेली की तरफ पैदल बढ़े। हवा ठंडी और बिल्कुल शांत थी, बस उनके जूतों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। देखो सामने का दरवाजा, ये कितना भारी और पुराना लग रहा है। और ये नॉकर्स गरगोयल के सिर जैसा अजीब है, थोड़ा सा खुला भी है, जैसे हमें बुला रहा हो। कबीर हमेशा की तरह व्यावहारिक आगे बढ़ा और दरवाजा धकेला। दरवाजा अपने कब्जों पर कराह उठा। उसकी आवाज उस अजीब सी चुप्पी में गूंज गई। अंदर से जो गंध आई वो धूल, सड़न और कुछ और थी, कुछ हल्का सा मेटालिक और मीठा, जैसे पुराना खून हो। वे सब एक पल के लिए दहलीज पर रुके। भीतर की अंधेरी जगह जैसे सांस ले रही थी। आर्यन कैमरा ऑन कर ले, मुझे लगता है यहाँ हर पल रिकॉर्ड करना चाहिए। आर्यन ने अपना कैमरा ऑन किया। उसकी छोटी सी लाल बत्ती अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की तरह चमक रही थी। मीरा भी पीछे पीछे अपनी कैमरा लिए हर डिटेल कैप्चर करने को तैयार थी। कबीर ने एक ताकतवर टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में एक भव्य लेकिन उजड़ा हुआ फॉयर नजर आया। चौड़ी सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं, जिनकी रेलिंग टूटी हुई थी। वॉलपेपर उखड़ रहा था, उसके नीचे दीवारों पर गहरे दाग दिख रहे थे। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जैसे कोई कफन हो। कबीर की टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे छोटे छोटे बेचैन आत्माएं। हवेली मरी हुई थी, फिर भी बहुत ज्यादा, बहुत डरावनी तरह से जिंदा महसूस हो रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, भारी दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। ये हवा है शायद। दरवाजे का फ्रेम टेढ़ा है, इसीलिए ड्राफ्ट बन गया होगा। लेकिन कोई हवा नहीं थी। हवेली के भीतर की हवा तो बहुत ही अजीब तरीके से स्थिर थी। वे फंस चुके थे, या कम से कम उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे हवेली ने उन्हें निगल लिया हो और अब अपना मुंह बंद कर लिया हो। उनकी खोज शुरू हो चुकी थी और हवेली की चुप्पी उन्हें देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो कि आगे क्या होगा। जैसे ही आर्यन, मीरा और कबीर ने हवेली की निचली मंजिल की खोज शुरू की, उनके कदम बेहद सतर्क थे। हर कमरा जैसे उपेक्षा का एक कैप्सूल था, समय में जमे हुए। ड्राइंग रूम में फर्नीचर पर सफेद चादरें थीं, जो धुंधली रोशनी में भूतिया आकृतियों की तरह लग रही थीं। एक कोने में भव्य पियानो पड़ा था, जिसकी कुंजियां पीली पड़ चुकी थीं और उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही मैं पियानो के पास से गुजरी, अचानक एक बेसुरा सा सुर बजा, जो सन्नाटे में बहुत तेज गूंजा। मैं वहीं रुक गई, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। शायद कोई चूहा होगा या फिर लकड़ी की आवाज, कबीर ने कहा, जबकि उसे कोई तर्क संगत वजह नहीं मिली। आर्यन ने अपने EMF मीटर पर हल्की सी झिलमिलाहट देखी। सुई अजीब तरह से हिल रही थी। वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे, जहां दीवारों पर परिवार की कठोर शक्लों वाली पेंटिंग्स थीं। इन चित्रों की आंखें जैसे उनके हर कदम पर नजर रख रही थीं। मुस्कुराहटें मुस्कान नहीं, बल्कि डरावने भाव लग रहे थे। एक महिला का चित्र, जिसकी आंखें गहरी और तीखी थीं, हर बार देखने पर जैसे हाव भाव बदल लेता। मीरा ने कैमरे से इसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर वही सामान्य चेहरा दिखता। कबीर ने समझाया कि यह सिर्फ लाइट का खेल है या फिर पुराने ओनिल पेंट का टूटना, लेकिन निगाहों का पीछा करने का एहसास साफ था। ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन है, पुरानी हवेली में ऐसी चीजें आम हैं। घर के भीतर कहीं से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट हो, मगर वो आवाजें उनकी सुनने की हद पर थीं। आर्यन ने ऑडियो रिकॉर्डर निकाला। उम्मीद थी कि आवाजें रिकॉर्ड हो जाएंगी।
फुसफुसाहटें कभी किसी महिला की नर्म आह जैसी तो कभी किसी पुरुष की गुस्सैल बड़बड़ाहट जैसी लगती। ऑडिटरी पेरेडोलिया, कबीर ने जरा ऊंची आवाज में कहा। हमारा दिमाग पुराने घर की आवाजों में पैटर्न ढूंढता है, ये बस चिमनी में हवा है। लेकिन घर में कहीं हवा नहीं थी और वो फुसफुसाहटें उनके नाम जानती थीं। सबसे डरावनी चीज उन्हें ऊपर मास्टर बेडरूम में मिली। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा जटिल फ्रेम वाला आईना था जिसकी कांच धुंधली और गहरी थी। उसमें उनकी छवियां विकृत और धुंधली दिख रही थीं। मेरी परछाई, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन और कबीर ने देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी चिंतित शक्लें दिखीं। कबीर ने टॉर्च की रोशनी से आईने की सतह पर खामियां ढूंढीं, मगर मीरा अड़ी रही। जो आईने में दिखा वो नहीं थी। हवेली उनके साथ खेल रही थी और ये खेल अब निजी और डरावने होते जा रहे थे। कबीर अब अपने दोस्तों के बढ़ते डर से परेशान हो उठा था। उसने तय किया कि हवेली की चालों को विज्ञान और तकनीक से बेनकाब करेगा। उसने बड़े मेथोडिकल तरीके से अपना सारा उपकरण सेट किया, डिजिटल थर्मामीटर, ईएमएफ मीटर और कैमरे। उसे पूरा यकीन था कि ठंडी हवाओं की वजह से कमरे ठंडे हो जाते हैं और दीवारों में खराब वायरिंग ईएमएफ में गड़बड़ी करती है। देखो आर्यन, ये सारे उपकरण हमें बताएंगे कि असल में क्या हो रहा है। ये हवेली कोई चमत्कारी जगह नहीं, बस पुरानी है। कबीर की शांत वैज्ञानिक सोच उस भारी माहौल में थोड़ी राहत थी, एक नाजुक सी सुरक्षा। मगर जल्द ही उपकरण भी उनके जैसे अजीब व्यवहार करने लगे। कैमरों और टॉर्च की नई बैटरियां मिनटों में खत्म हो गईं। थर्मामीटर ने कमरे के बीचों बीच अचानक तापमान गिरा हुआ दिखाया। फिर कुछ ही पलों में सब सामान्य हो गया। कबीर का हाईटेक ईएमएफ मीटर, जो आम हस्तक्षेप से सुरक्षित था, वो भी जोर जोर से बीप करने लगा, खासकर आईने और पेंटिंग्स वाले गलियारे के पास। कबीर ने मीटर खोलकर देखा, वायरिंग चेक की, फिर से जोड़ा, मगर वही नतीजा। हवेली उनके विज्ञान को चुनौती दे रही थी। दूसरी रात कबीर की शंका की आखिरी हद पार हो गई। उन्होंने मुख्य गलियारे में एक कैमरा सेट किया था जो पूरी रात रिकॉर्ड करता रहा। अगली सुबह घंटों तक स्क्रीन पर बस खाली अंधेरा हॉल दिखा। फिर अचानक कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर स्टैटिक आ गया और जब तस्वीर लौटी तो कैमरा छत की ओर मुड़ा था। फुटेज स्लो मोशन में देखने पर भी कोई आवाज या कोई दिखा नहीं, मगर ट्राइपॉड किसी अदृश्य हाथ से ऊपर की ओर झुका दिया गया था। कबीर बार बार वीडियो देखता रहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास इसका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं था। उस रात हवेली ने अपना हमला और तेज कर दिया। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। ऊपर के खाली कमरों में कदमों की आवाजें आने लगीं। बची खुची टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जैसे तैसे बैकअप लाइट जलाई तो लिविंग रूम की दीवार पर लाल भूरे रंग में एक संदेश लिखा था, सिर्फ एक बचेगा। अब डर सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक ठोस खतरा बन चुका था। कबीर का विज्ञान हार चुका था। हवेली उसके बनाए नियम नहीं मान रही थी। दीवार पर लिखे डरावने संदेश ने उनकी आखिरी हिम्मत भी तोड़ दी। अब घबराहट हावी थी। वो एक ऐसी हवेली में फंसे थे जो अब खुलकर उनकी दुश्मन बन चुकी थी और मदद के सारे रास्ते बंद थे। तीनों की एकता अब टूटने लगी थी। मीरा, जो कभी खतरे से रोमांचित थी, अब चुप और डरी हुई थी। आर्यन अब भी जिज्ञासा में डूबा था। उसे जानना था कि आखिर हवेली उनसे चाहती क्या है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे लगता है जवाब हवेली के इतिहास में छुपा है। कबीर, जो पहले तर्कवादी था, अब सिर्फ बचने के बारे में सोच रहा था। उसने हवेली के रहस्यों की तलाश शुरू की। स्टडी की दीवार में एक ढीला पैनल मिला जिसके पीछे एक छोटी सी लाइब्रेरी छुपी थी। वहां एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली, महिला की, जिसकी पेंटिंग गलियारे में थी, एलेनोर ब्लैकथॉर्न। कबीर ने कांपती रोशनी में जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। डायरी में एक भयावह कहानी थी। एलेनोर तंत्र मंत्र में डूबी थी। उसे लगता था हवेली किसी और दुनिया का द्वार है और बेडरूम का बड़ा आईना उसका दरवाजा। लेकिन उस द्वार को खोलने की कीमत थी एक बलिदान, एक आत्मा का सौदा, एक जीवन के बदले एक जीवन। एलेनोर ने लिखा था। आखिरी पन्ना 100 साल पुराना था। मेरी परछाई बुला रही है। वो मुझे अनंत का वादा करती है। मैं सौदा करूंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी। हवेली हमें मारना नहीं चाहती, ये हमें चुनने पर मजबूर कर रही है। सिर्फ एक बचेगा, ये धमकी नहीं, एक नियम है। कबीर ने ये सब मीरा और आर्यन को बताया। आईना ही बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन उनमें से किसी एक को पीछे रहना था। ये तो बहुत डरावना है। क्या सच में कोई रास्ता नहीं? आर्यन की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे लगा यही उसकी मंजिल है, वही कहानी, वही सबूत जिसकी उसे तलाश थी। उसने इसे जाल नहीं, अपनी नियति मान लिया। मीरा या कबीर कुछ कर पाते, उससे पहले ही आर्यन ने अपना फैसला सुना दिया। ये मेरी कहानी है,
आर्यन की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। मैंने ये शुरू किया था, मुझे ही इसे खत्म करना होगा। वह सीधे मास्टर बेडरूम के उस बड़े आईने की ओर बढ़ा। उसके अक्स ने जैसे खुद को सीधा किया और हल्की सी स्वागत भरी मुस्कान दिखाई। आर्यन नहीं, मीरा चीख पड़ी मगर देर हो चुकी थी। कबीर जानता था कि अब बहस बेकार है। एक पल की भयंकर समझदारी में उसने आर्यन को पीछे खींचने के बजाय आगे धक्का दे दिया। आर्यन के हाथ जैसे ही ठंडे कांच को छुए, आईना पानी की तरह लहराया। उसकी परछाई अब सिर्फ परछाई नहीं बल्कि एक ठोस रूप में बाहर निकली और उसे अंदर खींच लिया। आर्यन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक बार अपने दोस्तों की ओर देखा, आश्चर्य और डर में डूबी नजर के साथ, और फिर वह आईने की गहराइयों में गायब हो गया। जैसे ही आर्यन गया, हवेली का डरावना माहौल गायब हो गया। फुसफुसाहटें बंद हो गईं, ठंडक चली गई। सामने का दरवाजा जो अब तक बंद था, खटाक से खुल गया और बाहर की हल्की सुबह की रोशनी अंदर आ गई। हवेली को उसका भुगतान मिल चुका था। रास्ता साफ था। चलो मीरा। कबीर ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे अपनी जीप तक पहुंचे और जितनी तेज हो सके डेविल्स हॉलो और ब्लैकथॉर्न हवेली की छाया को पीछे छोड़ते चले गए। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। कोई वीडियो, कोई सबूत नहीं बचा। आर्यन का चैनल हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी आखिरी वीडियो, उसकी आखिरी खोज की मूक गवाही बन गई। उसकी गुमशुदगी का रहस्य कभी हल नहीं हुआ। 6 महीने बाद मीरा मुंबई के एक आर्ट गैलरी में घूम रही थी। रंग और रूप की शांति में खुद को खोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक नई पेंटिंग पर पड़ी जो एक अनाम कलाकार की थी। चित्र में एक आदमी का चेहरा था जो कांच के पीछे फंसा हुआ डर और तकलीफ में विकृत दिख रहा था। ब्रश की हर रेखा में अनंत पीड़ा थी। मीरा उस पेंटिंग को घूरती रह गई। उसका खून ठंडा पड़ गया। चेहरा बूढ़ा था, डर से बिगड़ा हुआ, मगर वो आंखें, वो आर्यन की आंखें थीं जो अब कभी इस दुनिया को छू नहीं सकती थीं।